हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता। हमारी जो 2 वीडियो अपलोड हुए हैं यूट्यूब पर कि वाणिज्यवाद के क्या अर्थ था, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके उदय के क्या कारण थे और उनके प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे, इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज इस तीसरे वीडियो में मैं पश्चिमी यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद की प्रकृति किस प्रकार से हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से मैंने 3 राज्यों को लिया है, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, जहाँ पर हमें वाणिज्यवादी प्रवृत्ति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। सबसे प्रथम हम इंग्लैंड में किस प्रकार वाणिज्यवाद की प्रगति हुई, इस बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में ट्यूडर शासकों का काल 1485 से 1603 तक था और ट्यूडर शासकों के 9 परिवहन नियमों से वाणिज्यवादी नीतियों के प्रारंभिक संकेत हमें प्राप्त होते हैं। ट्यूडर शासक हेनरी सप्तम, जिसका समय 1485 से 1509 तक था, ने धन को देश से बाहर ना जाने देने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसने नाविक शक्ति को प्रोत्साहन दिया था। उसके पश्चात महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में, जिनका समय 1558 से 1601 था, उनके समय के अंतिम वर्षों में वाणिज्यवाद का जन्म हुआ। विदेशों से व्यापार करने के लिए अनेक कंपनियों को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अनुमति पत्र दिए गए। इस काल में हॉकिंस और फ्रांसिस ड्रेक जैसे समुद्री लुटेरों ने ग्रेट ब्रिटेन के व्यापार को विश्व के विभिन्न भागों में फैलाने का कार्य बखूबी किया था। इसी समय में इन राजाओं के द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किए गए। स्टुअर्ट शासनकाल में पारित 9 परिवहन अधिनियम, जो कि 1651 में पारित हुआ था, 1651 में पारित हुआ था, का उद्देश्य हॉलैंड के निर्यात को आघात पहुंचाकर इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना था, क्योंकि उस समय हॉलैंड नौ परिवहन में सबसे आगे था और ये शासक चाहते थे कि हॉलैंड के स्थान पर इंग्लैंड नौ परिवहन में सबसे आगे बढ़े, ताकि उनका व्यापार और वाणिज्य बढ़े, समुद्री मार्ग से वो व्यापार कर सकें और पूरे विश्व में अपना डंका बजा सकें। गणतंत्रीय शासनकाल में क्रॉमवेल ने स्पेन के उपनिवेशों पर आक्रमण किया। उसके समय के जहाजरानी कानूनों ने अमेरिका स्थित बस्तियों के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित किया था। स्टुअर्ट शासकों के पुनर्स्थापना काल में चार्ल्स द्वितीय ने अनाज के निर्यात को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। अनाज के निर्यात को प्रोत्साहन देने का एकमात्र कारण इंग्लैंड में बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रहण करना था या वाणिज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना था। उस समय कच्चे माल के स्थान पर उत्पादित माल के निर्यात को बढ़ावा देने की नीति को भी अपनाया गया। इंग्लैंड में विलियम और मैरी के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1688 से 1714 के बीच में था, इस काल में पुर्तगाल से की गई संधि के अनुसार फ्रांस के स्थान पर पुर्तगाल से शराब मंगाई जाने लगी तथा ब्राज़ील की पुर्तगाली बस्ती को मंडियों या पुर्तगाली बस्ती की मंडियों को व्यापार के लिए और माल के लिए खोल दिया गया। 1714 से 1760 के मध्य अनेक कानूनों द्वारा अमेरिकी बस्तियों के स्थानीय उद्योगों को हानि पहुंचाई गई तथा वहां के निवासियों को पूरी तरीके से इंग्लैंड पर आश्रित कर दिया गया, ताकि
अमेरिकी वस्तुओं में इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं की खपत हो सके और बदले में मूल्य के रूप में वहाँ से बहुमूल्य धातुएं इंग्लैंड में आ सकें। इसके बाद कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित किया गया, कच्चे ऊन के निर्यात को रोका गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, मशीनों के निर्यात पर रोक लगाई गई। उस समय इंग्लैंड में भारतीय सूती वस्त्रों की बहुत मांग थी और इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर इंग्लैंड के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, काफ़ी कर लगा दिए गए, मशीनों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अर्थात अब जो फिनिश्ड गुड्स हैं या बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो इंग्लैंड में ही बने, कहीं दूसरे स्थानों पर नहीं बने। उन स्थानों को उन्होंने उपनिवेशों में परिवर्तित किया और वहाँ से उन्होंने कच्चे माल को खींचा और अपनी मशीनों पर बनाया और वापस से बना हुआ माल उन्होंने उन उपनिवेशों में बेचा और वहाँ से जो उनको फ़ायदा हुआ था, जो लाभ हुआ था, उसको उन्होंने बहुमूल्य धातुओं के रूप में वसूला। द्वितीय राष्ट्र जहाँ पर इस काल में वाणिज्यवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला, फ्रांस था। फ्रांस और इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का विकास कैसा हुआ? दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, जिसका डिस्कशन भी हम अभी इस पॉइंट के साथ में करेंगे। फ्रांस के वित्त मंत्री कॉलबर्ट, जिनका समय 1661 से 1683 था, उन्होंने फ्रांस में वाणिज्यवाद की नीतियों का पालन किया। कॉलबर्ट मानते थे कि व्यापार संतुलन अनुकूल रहे, सोने व रजत का संग्रह हो और व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जाए। औद्योगिक उत्पादन के नियमन के लिए उसने अनेक साधनों का विकास किया, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किया तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनेक गरीबों को रोजगार प्रदान किया। इस प्रकार फ्रांस में उसके वित्त मंत्री कॉलबर्ट ने और उसके बाद नौकरशाही ने फ्रांस की आर्थिक नीतियों का काफ़ी बड़े स्तर पर निर्धारण किया, जबकि इंग्लैंड में वहाँ का व्यापारी वर्ग सरकार पर इसका दबाव डालता रहता था। अर्थात वहाँ पर व्यापारी वर्ग के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया गया। इस प्रकार फ्रांस में नौकरशाही ने और इंग्लैंड में व्यापारी वर्ग ने आर्थिक नीतियों के निर्धारण में दोनों जगह पर प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन फ्रांस की नौकरशाही अपने देश में हुए नवीन आविष्कारों का व्यापारिक उपयोग कराने में काफ़ी हद तक असफल रही। अतः उपनिवेशों की दौड़ में हम बाद में देखते हैं कि फ्रांस इंग्लैंड से काफ़ी पीछे हो गया था। नेक्स्ट, स्पेन वासियों ने उन सभी साधनों का उपयोग किया जिससे कि सोना और चांदी प्राप्त हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने अपने उपनिवेशों पर काफ़ी मात्रा में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके फलस्वरूप वहाँ के निवासियों ने अपना व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए तस्करी जैसे साधनों का प्रयोग किया। तो जब हम वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का यूरोप में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति से सबसे ज़्यादा प्रभावित इंग्लैंड हुआ और वो इंग्लैंड ने जो लाभ प्राप्त किया वो उसकी आर्थिक नीतियों के कारण था।